अपडेट के बारे में, क्या हुआ सर जजमेंट का। और 7 तारीख का भी हमारा कुछ केस का था, लेकिन जो भी है मैं पहले भी बताऊं, हमको मेन केस है हमारा बट्स केस, तो जो भी उसको पोस्टपोन किया जाएगा। तो 5 तारीख का जजमेंट आया है और 5 तारीख का जजमेंट में तो देखा, जजमेंट का डेट है 5 तारीख का 5/11/2024 इन द हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जजमेंट आया है, तो यहाँ पे हाईरिच का ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड, और देख सकते हैं WPC नंबर 22737 ऑफ 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स, हमारा कंपनी का डिटेल्स और कौन है हमारा जो पिटिशनर। तो श्रीना प्रतापन, एज अबाउट 38 ईयर्स। तो ऐसा है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा जजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जजमेंट कैसा है। दिस रिट पिटिशन इज़ फाइल्ड चैलेंजिंग EXTP12 ऑर्डर डेटेड 21/06/2024। हम सबको मालूम है 2021 को हमारा फेवर में आया था, तो लेकिन उसको री इशू कर दिया। इशूड बाय द सेकेंड रिस्पोंडेंट इन proprietary access of the power under section 7(3) of the Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, बट्स केस ऑफ 2019। बट्स केस आया था 2019 में, तो उसके अंडर में हमारा कंपनी आता है करके एक केस जो हुआ था। तो बाय द impugnant order, the movable and immovable properties and all the other deposit of the petitioner are provisionally attached. The essential fact are as under। तो किसके अंडर में आया है करके, जो हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट आया था ना। क्राइम वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर फॉर ऑफेंस अंडर द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन Banning Act 1978 and the Butts Act on the allegation that the petitioner had accepted deposits from the public by offering dividends and other benefits on a monthly basis. Therefore, the second respondent, by invoking the power under section 7(3) of the Butts Act, provisionally attached all the movable and immovable properties and other deposits held by the deposit taker. As per the section 14 of the Butts Act, applicants for confirmation of attachment and shall had to be filed within 30 days. तो हमको मालूम है कि देखो, जो भी यहाँ पे हमारे अगेंस्ट केस आया था, उसको एक्चुअली वहाँ पे एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर पूरा सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट एंड सेल हैड टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। 30 डेज़ का अंदर करना था, बट उन्होंने क्या किया, वो एक्सटेंड हो सकता है कितना दिन तक, एक्सटेंडेबल अप टू 60 डेज बिफोर द डेजिग्नेटेड कोर्ट हैज़ द application for confirmation was filed within a delay of 71 days। तो क्या हो गया, डिले हो गया। वहाँ पे उन्होंने नहीं किया डिले, क्योंकि नहीं है कुछ उनको सबमिट करने के लिए, कुछ नहीं था, इसलिए 71 डेज़ के बाद में भी नहीं किया। हम लोग क्या किया, 71 डेज़ के बाद में हमने जाके वहाँ पे कोर्ट ने देखा कितना डेज़ हुआ था करके, फिर भी उन्होंने नहीं किया था, तभी भी नहीं किया था। तो पिटिशनर राइज द ऑब्जेक्शन, यानी हाईरिच ने ऑब्जेक्शन निकाला बिफोर द डेजिग्नेटेड कोर्ट, कंटेंडिंग दैट द डिले cannot be contended. The special court having contended the delay by applying section 5 of the Limitation Act, petitioner approached the court by
filing a CRLA number 78 of 2024, finding merit in the challenging, tries the court-wide EXT-P10 judgment found that the delay could not have been contended and consequently dismissed the petitioner for confirmation filed by the respondent। तो समझ में आ गया कि उन्होंने वो टाइम में नहीं किया, तो हमको उस दिन 2021 में 21 जून यानी जून 2024 में हमको हमारा वो डिसमिस हो गया। तो हमको लेकिन उन्होंने क्या किया, रातों रात उसको रीफ्रीज किया। तो रीफ्रीज करने का यानी उसका जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द डिसमिसल ऑफ द पिटिशनर सीकिंग confirmation shall not be a bar for intention fresh proceeding by the competitive authority in accordance with the law। fresh एक्चुअली यहाँ पे देखें तो जो यानी जो फ्रेश प्रोसीडिंग है ना वो यानी वो भी नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इन्होंने क्या किया, री इशू कर दिया यहाँ पे, फ्रेश प्रोसीडिंग बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। The part of EXT-P10 order permitting the respondent to intent fresh proceeding was challenged by the petitioner before the apex court while dismissing the special leave petition। यानी हमको मालूम है अपेक्स कोर्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाके हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्जर्व किया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द फ्रेश प्रोसीडिंग कैन बी इंटेंडेड बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ओनली इफ इट इज़ परमिसेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हैंस विद द पिटिशन। तो अगर ऐसा कुछ परमिशन यानी सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि ऐसा कुछ लॉ है कि इसको रीफ्रीज कर सकते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं। द लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर कंटेंट, यानी हमारा जो वकील है इन्होंने दैट द प्रोविजनल ऑफ द बट्स एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द इंटेंशन ऑफ फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो इट इज़ फर्दर कंटेंडेड दैट गोइंग बाय द terminology used in EXT-P12, what is intended is not fresh proceeding but a reissue of earlier proceeding। देखा आपने, मैंने कहा था ना जी, यहाँ पे उन्होंने जो पुराना जो इसको था उसको री इशू कर दिया, फ्रेश प्रोसीडिंग भी नहीं किया। और फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, इनको मालूम है नहीं कर सकते। तो और यहाँ पे जो बहुत सारा चीज़ जो कोर्ट का जो भी लॉ उसका लॉ हमको भी नहीं समझ में आता कैसा है करके, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट है कि जो भी बोल रहे हैं। और वो जो EXT-P12 ऐसा कुछ उनका जो ये जो रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आप सबको बता सकता हूँ कि अभी फाइनल में आई हर्ड दैट द लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द एडिशनल रिस्पोंडेंट। और मैं क्योंकि ज़्यादा मैं वो जो आपको मेन मैटर मैंने बोल दिया, the petitioner have approached the court in the light of the observation Supreme Court the fresh proceeding can be intended by the competitive authority only if it is permissible in accordance with law। Indisputably EXTR petitioner filed by the second respondent seeking confirmation of the provisional attachment based on EXT-P12 has also EXT-P11 petitioner filed by the writ petition for cancelling the provisional attachment order are pending before the designated court। तो यहाँ से जो भी है designated court को दिया है, उसका जो डेट है मैं बताऊँगा। in such criminology it is for the designated court to consider whether it is permissible for the competitive authority to intend a fresh proceeding। यानी अभी डेजिग्नेटेड कोर्ट को हमने पूछा है, जज यानी हाई कोर्ट से बोल रहा है कि ऐसा कुछ नियम ही नहीं तो कर सकते हैं क्या पूछ रहे, लेकिन ऐसा नियम नहीं। नीडलेस टू से वाइल अफेक्टिंग सच कंसिडरेशन द डेजिग्नेटेड कोर्ट
should also deal with the petitioner contention that EXTP12 is only reissuing। तो यहाँ पे रीइशू किया है करके यानी जो भी किए हैं वो रीइशू किए हैं, सो डेजिग्नेटेड कोड उसको इसके बारे में बोलना है। तो इसका डेट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टिंग द, यानी हाई कोर्ट से डिस्पोज कर दिया और डायरेक्टिंग टू द डेजिग्नेटेड कोर्ट टू फर्स्ट डिसाइड वेदर इट इज़ परमिसेबल फॉर द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी टू इंटेंट अ फ्रेश प्रोसीडिंग और री इशू ऑन अर्लियर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर कंसिडरिंग द अर्जेंसी इन्वॉल्व। यानी हमको मालूम है ये बहुत ही अर्जेंट केस है। द डेजिग्नेशन कोर्ट शैल टेक द अर्लीस्ट एफर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन विदिन 2 वीक्स। यहाँ पे आपको बताया था मैं 2 वीक्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं SD यानी हमारा जो जज है VG अरुण सर जज है। तो यही था और मैं आपको डेट बताता हूँ हमारा जो नेक्स्ट डेट कब दिया है। 2 वीक्स का टाइम दिया लेकिन जल्दी किया है, तो उसका मैं डेट अभी बताता हूँ मैं उसका बारे में। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल साफ है, आपको जो भी वहाँ के जजमेंट आया है उसका मैंने वीडियो में दिखाया हूँ। और यहाँ पे मेन है कि हमारा जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है वहाँ पे जो बर्ड्स केस का जो कोर्ट है वहाँ पे हमको जजमेंट मिलना है वहाँ से। देखो एक्चुअली क्या हुआ है कि बर्ड्स केस में हमको एक्चुअली केस वहाँ से शुरू हुआ था, जो हमको मैंने बताया 30 तारीख के अंदर 30 डेज़ के अंदर उसको एक्चुअली फिर बाद में एक्सटेंड भी होता है, 60 डेज़ का एक्सटेंड है, लेकिन यहाँ पे 71 डेज़ हुआ था। तो इस वजह से उस दिन 21 जून को हमारा फेवरेबल मिला था, लेकिन उसको फ्रीज किया। वो जो पहले का जो ऑर्डर था उसी के ऊपर उसको री इशू कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं, हमारा जो हाई कोर्ट भी बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। तो जो भी है डेजिग्नेटेड कोर्ट में 12 तारीख का केस है, अभी 12 तारीख का डेट दिया है, जो 2 वीक्स का कहा गया था उसका डेट दिया गया है 12 तारीख का है। तो अच्छा एक देखते हैं क्या होता है। हमारे श्री कुमार सर हमारे जो वकील है पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं और जो भी अपडेट आएगा मैं आप सबको दूंगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।